हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और नए सेशन के साथ शुरू करने वाले हैं आज। डी ब्लॉक का आज लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर पिछला लेक्चर देखा नहीं है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, नहीं तो तुम सर्च कर सकते हो डी ब्लॉक बाय टीजी सर, वहाँ पे आ जाएगा लेक्चर का नाम। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 55 मिनट्स का लेक्चर है जिसमें सारा मैंने कवर किया है बेसिक्स ऑफ डी ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको अपन निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के केसेस में इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन से थोड़े रूल्स अपने को समझ में मिलते हैं। तो वो लेक्चर देख के ही इस लेक्चर में आना। आज क्या करने वाले हैं, आज का गोल क्या है लिख देते हैं भाई। आज का गोल क्या है आज का? 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की। सेकंड क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट प्लस एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन EOA। ये 4 टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये आज का गोल है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, माफ करना। टॉपिक ही डिमांड करेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, एटॉमिक साइज करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम पास के कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नहीं तो टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स बनाने चालू कर जाना और जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको देखना। देखो बेटा, डी ब्लॉक इतना मैं सिंपल तरीके से तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कि तुम्हें एकदम फील आ जाएगी। पहले क्या करें सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कैसे इनके फिजिकल अपीयरेंस से प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो पहली प्रॉपर्टी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहली प्रॉपर्टी बेटा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। काफी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, पहली प्रॉपर्टी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी हाई कंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टेंस भी हाई होता है एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ऑल्सो हाई। मतलब 2 चीजें इनमें ज्यादा है। थर्मल हीट की कंडक्टिविटी भी अच्छी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी इनकी बहुत शानदार है, इसलिए हाई थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दे आर लस्टरस यानी कि शाइनी होते हैं, खूबसूरत शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? ये डक्टाइल होते हैं, ये मैलिएबल भी होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज भी इनके पास है। डक्टिलिटी एज वेल एज मैलिएबिलिटी भी इनके पास प्रॉपर्टी है। और जनरली हार्ड होते हैं। ये सारे इनकी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ माने स्ट्रेंथ ज्यादा है, हार्ड बोल सकते हो, ज्यादा ताकत है इनमें, स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाई कंडक्टेंस, दोनों थर्मल भी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इनकी अच्छी है। लस्टरस माने खूबसूरत, शाइनी है। डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है। इनको थिन वायर्स में या फिर
फ्लैट शीट्स में बेंड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जनरली हार्ड है। ये इनके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। ये इनके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। यहां पे एक्सेप्शंस किन में आता है बेटा? एक्सेप्शंस क्या है इसके केस में? एक्सेप्शंस क्या है? ऐसा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना जरूरी है। पहला एक्सेप्शन मैंगनीज में देखने को मिलता है, दूसरा जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ये एक ग्रुप में आते हैं, इसलिए इनका मैंने एक साथ लिखा है। एक्सेप्शंस वाला एक अलग साइड पे लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शंस, इसको स्टार मार्क कर लो, जो स्टार मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्शन देखना, एक्सेप्शन मैंने लिखवाया है। एक्सेप्शंस का बेसिक क्या रीजन हो सकता है? एक्सेप्शन का सर क्या रीजन हो सकता है बेटा? एक तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन, अगेन नहीं पढ़ी तो पिछले लेक्चर में जाके पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहां पे Mn की कॉन्फ़िगरेशन में मैं बोलूंगा D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn की D5 कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इन सारों वालों में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब एक में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और एक में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये काफी स्टेबल है। These are stable, ये काफी स्टेबल है। सर वो तो हमें मालूम है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी हमेशा तब खतरनाक स्टेबिलिटी मानी जाती है। उससे क्या बेटे? उससे क्या, ये इनकी क्या होगी? यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, ये अलग पार्ट है और मैं एक्सप्लेन अलग कर रहा हूँ। बोर्ड अपना छोटा है इसलिए ऐसे सिमेट्रिकल मैनर में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इनका क्या होगा? लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल बॉन्डिंग। ये इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रीजन और जो इंपॉर्टेंट है रेड में मार्क करना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरल कैसे हैं? जनरल किसको बोलते हैं? जो बाकी के सारे दिखाते हो। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनमें, हाई कंडक्टेंस होती है, थर्मल एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, लस्टरस होते हैं, शाइनी चमकीले होते हैं, डक्टाइल मैलेबल होते हैं, इनको वायर्स में या थिन शीट्स में तोड़ा जा सकता है। ये जनरली हार्ड होते हैं। इनका एक्सेप्शंस आ गया। एक्सेप्शंस वालों को इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक्सेप्शंस में क्या आते हैं सर? Mn, Zn, Cd एंड मर्क्यूरी। इनका एक्सेप्शंस आते हैं। ये तो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से 12th ग्रुप को ये वाले बिलोंग करते हैं, इसलिए इनमें एक एक्सेप्शंस वाला ट्रेंड और Mn का एक एक्सेप्शंस वाला ट्रेंड देखने को मिला है। इसका मैंने रीजन कैसे एक्सप्लेन किया? Mn का क्या होता है सर? D5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी इसमें आ गई। इस वाले में क्या होता है? इन वाले में D10 फील्ड होता है, इनका D10 फील्ड होता है, फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। ये स्टेबल है, दोनों ये स्टेबल है। स्टेबल की वजह से ये लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल बॉन्डिंग की इनकी टेंडेंसी कम होती है। मेटल बॉन्डिंग की टेंडेंसी इनकी कम होती है। ये है इसका रीजन, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। सिमेट्रिकली मैंने ऊपर ये जनरल वाले लिखे हैं और यहां से एक्सेप्शंस वाले स्टार्ट करके मैंने लिखवा दिए हैं। क्लियर? रब कर दूं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? ठीक है सर, रब कर देते हैं। अभी तक समझ में आ रहा है? थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा है,
इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी होती है। मैं जो करवा रहा हूं वो भी देख लिया, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अभी सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। आज का पहला गोल खत्म कर दिया, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने गोल रखा था। आज है अभी सेकेंड गोल, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं बेटा। एटॉमिक साइज का जनरल ऑर्डर में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम। क्रोमियम से बड़ा मैंगनीज, मैंगनीज आयरन से भी बड़ा, आयरन कोबाल्ट निकल का सिमिलैरिटी एंड कॉपर इज मोर देन जिंक। कॉपर इज सॉरी लेस देन जिंक। ये ऑर्डर मैंने लिखवा दिया है। ये एक है फाइनल तरीका स्टार तरीका मैंने फिर से दे दिया है। ये ऑर्डर मैंने डायरेक्टली, जनरली मैंने बोला था 3D सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, उसका ही ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर ध्यान में रखना, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम। और यहाँ पे इस वाले को सर्कल कर लेना। सर अचानक मैंगनीज की ज्यादा कैसे हो गई, क्रोमियम एंड आयरन से। अगेन DeFi स्टेबल, लेस फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग, लेस फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग। यहां पे जनरल ट्रेंड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वो बाद में लिखा दूंगा। ये पहले रामबान तरीका देखो, तरीका हैशटैग तरीका देखो। स्कैंडेनियम ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम ज्यादा, फिर उसके बाद वैंडेनियम बड़ा क्रोमियम से भी बड़ा मैंगनीज, आयरन से भी बड़ा मैंगनीज, FeCONI के नॉर्मल ट्रेंड, और कॉपर से बड़ा जिंक। ये साइज का ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड है। इन जनरल अभी जनरल पे एनसीईआरटी खींचता है। इन जनरल एटॉमिक साइज decreases across a period। बोला इन्होंने जनरल बात करते हैं। अभी ऊपर की बात पे लाइन मार लेते हैं। ऊपर का मेन हैशटैग तरीका है, 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन से ये आता है डेटा। जनरली एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ ग्रुप, और उन्होंने ऐसे ऑर्डर बताया अपने को, स्कैंडेनियम 2+ ज्यादा, टाइटेनियम 2+ ज्यादा, वैंडेनियम 2+ ज्यादा, क्रोमियम 2+ ज्यादा, मैंगनीज 2+ से ज्यादा। ऐसा उन्होंने ऑर्डर बताया अपने को, ऐसा जनरल ऑर्डर उन्होंने हमें दे डाला, रुको एक काम करते, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। आगे थोड़ा पार्ट स्किप कर दो, 5 मिनट स्किप कर दो, 5 सेकंड आगे कर दो। ये लिख रहा हूँ यहाँ से, स्कैंडेनियम 2+, टाइटेनियम 2+, वैंडेनियम 2+, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+। यस, नाउ इट्स फिट करने की कोशिश कर रहा था। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है ये ध्यान से सुनना। अगर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट इनका सेम रखा तो यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि एटॉमिक साइज
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, जनरल ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है। ये जो जनरल ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिल रहा है, ऐसा जनरल ट्रेंड। तो मैंने बोला इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ध्यान से देखना, इसका रीजन नीचे बैठ के लिखते। इसका रीजन क्या है, शायद से मैं दिख रहा नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। यस सर, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डी ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। डी ऑर्बिटल का सिग्मा कम होता है, सिग्मा कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो मेरे भाई साइज कम हो जाएगी, मेरे भाई साइज कम हो जाएगी। सर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हमने 11th नहीं पढ़ी, इतना याद रख। इसका ऑर्डर कैसा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, SPDF, ये ऑर्डर होता है। मतलब ये अभी के लिए समझ ले कि डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स लेस शील्ड कर पाते हैं, देयर बाय इनका न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ताकत से खींचता है, अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसके कारण साइज छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है क्या क्लियरली ये वाला पार्ट, वाव दिख रहा है सबको, ठीक है। रिवाइज करवा देता हूं मैं, मुझे मालूम है थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। एटॉमिक साइज, पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई थी। एटॉमिक साइज में मैं आया, मैंने जनरल हैशटैग तरीका मेरा दिखा दिया 3D की, मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी। Mn का अपने को थोड़ा समझना था कि सर Mn का क्रोमियम से ज्यादा और आयरन से ज्यादा कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि D5 स्टेबल है, स्टेबल है तो ये स्टेबल है तो मेटल बॉन्डिंग क्यों बनाएगा, ये मेटल बॉन्डिंग क्यों कराएगा, ये वो बताओ मुझे। स्टेबल है ये, दूसरे मेटल से इंटरेक्शन क्यों करेगा भाई, इसलिए लेस फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, इसलिए साइज इसका इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा आता है। इन जनरल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है अगर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट सबके +2 कर दिए तो इसकी ये ऑर्डर बराबर मैच कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, सर साइज डिक्रीज क्यों हो रही है अक्रॉस अ पीरियड। देख, एक डब्बा है, डी डब्बा है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, डी की शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा, स्क्रीन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है। ये है एटॉमिक साइज के बारे में बातचीत, ये एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन है। क्लियर, क्लियर है क्या, थम्स अप कर देना, क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं क्या, ठीक है। सर दो गोल्स अपने कंप्लीट हो गए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक साइज। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। सर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 3 को मार्क करना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक इंपॉर्टेंट
चीज आ जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 11th में बेसिक टर्मिनोलॉजीज अपन ने पढ़े हुए हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुन, ध्यान से, सारा बता रहा हूं। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। वो एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है सर। उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, डायग्राम से समझते हैं। ये न्यूक्लियस है बच्चा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे शेल्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे शेल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालने में, उसको ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। बोला इतना अच्छे से समझ में आया क्या पहले कभी? देख ले, सिंपल है। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उसको ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सोच, इतना अच्छे से समझ में आया क्या? फिर से बताओ क्या? न्यूट्रल, आग बंद कर, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड है, उसको निकालने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। बोला कभी भूलेगा क्या? नहीं सर, नहीं भूलूंगा। अभी आपने एकदम एकदम हाँ समझ में आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, जनरल बात पहले एनसीईआरटी लिखता है। एनसीईआरटी चालाक है, कभी ऑर्डर नहीं देगा, जनरल बात लिखेगा। एनसीईआरटी ने बोला इन जनरल, इन जनरल, एनसीईआरटी बोला इन जनरल ionization energy increases across a period. बोला in general ionization energy increases across a period. इसका क्या मतलब है सर, हमें थोड़ा समझाइए। इसने जनरल स्टेटमेंट दे दी, तो मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, across the period atomic size decreases, thereby ionization energy increases. बोला आपने बताया था अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज कम होती है, इसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सर जेड इफेक्टिव जब भी बढ़ेगा तभी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, उस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के लिए और एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये एनसीईआरटी ने जनरल स्टेटमेंट कर ली, जनरल स्टेटमेंट दे दिया अपने को। अभी एक वैल्यू बेस्ड डाटा जो पूछ सकता है डायरेक्ट, इस बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपन ट्रिक से कर लेंगे। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, क्यों, कौन फिर जाने। ट्रिक लिख दो, सुनो, अरे भाई सुनो विनीता, विनीता कमाल थी,
मानी नहीं, मानी नहीं। अरे भाई पूछा क्यों, अरे भाई पूछा क्यों, कौन फिर जानी। ये है द अल्टीमेट स्टार तरीका, द अल्टीमेट स्टार तरीका, अल्टीमेट स्टार तरीका। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये डेटा बेस्ड है, इसका कुछ एक्सप्लानेटरी पार्ट नहीं है, डेटा बेस्ड है। याद कैसे कर सकते हो, ट्रिक लिखिए, सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फिर जाने, क्यों कौन फिर जाने। नोट डाउन कर लीजिए मालिक, नोट डाउन। हाँ, स्टार तरीका ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जनरल ट्रेंड भी पूछ सकता है, वो जनरल ट्रेंड भी पूछ सकता है। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं, इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या एंथैल्पी क्या होती है, जो आउटर मोस्ट शेल है उससे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी अपने को सप्लाई करनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने बोला इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। मैंने पिछले स्लाइड में बताया एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज होती है डाउन across a period thereby ionization energy increases। साइज कम होगी लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। मालूम है एटॉमिक साइज कम किसके वजह से होती है, Z इफेक्टिव के वजह से, और वही एक रीजन है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा रही है। Z इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को काफी पकड़ के रखता है, काफी पकड़ के रखता है ताकत से, तो जो फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। मैंने बोला सर इसका कुछ ऑर्डर है क्या, जो आपने साइज के लिए जैसे दिया था अक्रॉस अ पीरियड, ऑर्डर है क्या सर इसका। मैंने बोला हाँ ऑर्डर है इसका। क्या ऑर्डर है, ये डेटा बेस्ड ऑर्डर है, मैं कुछ इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक डेटा बेस्ड ऑर्डर है। सुनो विनीता, अरे भाई सुन, विनीता कमाल थी, मानी नहीं। सुन विनीता कमाल है लेकिन मानती नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं मानती, कौन फिर जाने। देख कैसे सिंपल है, सिंपल है, ट्रिक भी सिंपल है यार। स्टार तरीका एक और मिल गया है, स्टार तरीका। चलो सर ये खत्म हो गया क्या, नहीं और सवाल देखना भाई, तू सर किधर खत्म कर रहा है। आ यहाँ पे थोड़ा और इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, और जो एनसीईआरटी ने छोटे छोटे लाइन दी है उसको एक बार समझ के देखते हैं। पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर IE, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर IE। लाइन सी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं लाइन से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर मैंगनीज इज मोर देन chromium, but the second ionization enthalpy for chromium is more than Mn। डायरेक्ट बोर्ड में गिव रीजन आने के चांसेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ IE मैंने लिख दिया है। छोटा दिख रहा है क्या, ज़्यादा जूम कर लेना अगर, नहीं मुझे हाँ बराबर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर सकते हो अगर छोटा दिख रहा है।
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Mn इज मोर देन क्रोमियम। ऑर्डर से भी मान गए ना भाई। बट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर क्रोमियम इज मोर, मतलब क्या पहली IE1 इसकी ज्यादा है Mn की, लेकिन IE2 क्रोमियम की ज्यादा है। दोनों को ले लेते हैं, Mn और यहाँ पे क्रोमियम। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही, देख के नहीं आया वीडियो, चल देख क्या Mn की जो देख के आए वो बताओ। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, क्या है बताओ जल्दी। 3d5 4s2, अरे वाह। नेक्स्ट 3d5 4s1, ओके ये कॉन्फ़िगरेशन है। अभी एक इलेक्ट्रॉन इससे भगा देते हैं, इसको Mn प्लस कर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे भगा लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 3d5 4s1। चलो इसे क्या बोलेंगे, IE1 बोलते हैं। सॉरी, जो बताने वाला था, पहले वाला जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना वो IE1 के लिए बेस्ड है। पहला जो ऑर्डर है ना वो IE1 के लिए बेस्ड है, वो स्टार तरीका में ऐड कर लो फॉर IE1। यस, समझ में आया? ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, यहाँ से एक भगाएंगे तो IE1 इसकी क्या हो जाएगी, Cr प्लस हो जाएगा, 3d5 ही हो जाएगा। यहाँ पे ही मजा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन भगा देते हैं, IE2 इसको बोल देंगे, Mn2 प्लस ये बन रहा है, Mn2 प्लस क्या है, अरे बाप रे, स्टेबल आ गया। यहाँ पे स्टेबल को एनर्जी, कितनी एनर्जी देगा, इस स्टेबल है ना कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 इज हाफ फील्ड स्टेबल, स्टेबिलिटी पे, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करने के लिए सोचना चाह रहा है कितनी एनर्जी लगेगी, काफी एनर्जी लगेगी। इसको इसमें कन्वर्ट करने आएगा ही नहीं ये IE2 बहुत ज्यादा आएगी। ये स्टेबल है भाई, लाल में जो मार्क कर रहा हूँ ये स्टेबल है, ये खुशी आ जाएगा, ये बोलेगा मैं छोड़ के स्टेबल हो रहा हूँ, इसको बोलेगा तू छोड़ेगा, ये बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इधर लाने के लिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ये IE1 और IE1 को कंपेयर किया तो ये ज्यादा आया। ऊपर देखो IE1 कंपैरिजन कितना सिमेट्रिकल दिख रहा है, IE1 कंपैरिजन ऐसा, IE2 का ऐसा। वाओ, देख बोर्ड पे, वाओ। अभी एक्सप्लेन करता हूँ फिर से एक बार। मैंने लाइन क्या बोली, स्टार कॉन्सेप्ट में अपन आ गए, IE के और डीप चले गए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Mn इज मोर देन Cu, ठीक है, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Cr है, Cru जैसे लिख रहा है, R ही है, वो U जैसे लिख रहा है, R, ठीक है, R। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Cr इज मोर देन Mn। बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इसका आ गया। ये पहला ऑर्डर जो मैंने दिया था वो ऑर्डर से समझ में आ गया। ये पार्ट किससे समझ में आ गया सर, ऑर्डर से। ये वाला पार्ट ऑर्डर से समझ में आ गया। दूसरा यहाँ से ये प्लस है, 4s1 है, तो ये छोड़ने के लिए इसको कम एनर्जी लगेगी। ये स्टेबल जा रहा है, स्टेबल की तरफ ये जा रहा है, ये स्टेबल पे आ गया तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी तोड़ने में सोच कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। thereby IE2 ऑफ क्रोमियम इज मोर देन दैट ऑफ मैंगनीज। यही बात NCERT में दी गई है और एक्सप्लेनेशन गजब का है, क्या बताना। फर्स्ट स्टार अपन ने कंप्लीट कर दिया है। नोट कर सकते हो, थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, ऐसे ही सिमेट्रिकल लिख सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, स्टार कॉन्सेप्ट ही रहने देते हैं और एक अपना स्टार इसमें जोड़ देते हैं।
आगे का क्या है, आगे का तुम्हें ही बताना है, तुम्हें ही बताना है। सोच क्या लिख रहा हूं, आ यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर देन copper. First ionization energy of zinc is more than copper, but second ionization energy of copper is more than zinc. ये पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। बॉक्स मार दिया इस पॉइंट को। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्टार एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तुम ही एक्सप्लेन करके बता दीजिए सर, तुम ही करो, खुद से ट्राई करो, क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो। देखो मैं बता देता हूँ, जिंक का यहाँ पे लिख देते हैं, कॉपर का यहाँ पे लिख देते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 सॉरी। अगेन कॉन्फ़िगरेशंस आना जरूरी है, इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ के आना। यहाँ पे क्या है 3d10 4s1। अभी एक बात कर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, इसका क्या हो जाएगा Zn प्लस बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 हो जाएगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भगा देते हैं, यहाँ पे Cu प्लस आ गया, इसका क्या हो जाएगा 3d10। इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भगा देते हैं, Zn2 प्लस हो जाएगा, स्टेबल 3d10 पे पहुंच गया। स्टेबल है, कॉपर प्लस स्टेबल है, 3d10 है, इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके मैं इसको 3d9 पे लेके आ रहा हूँ। सोच कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जिंक का मैंने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देखा, जिंक में एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन आई। कॉपर का जब भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो 3d10 बैठा है, स्टेबिलिटी है उसके पास, ये और एक इलेक्ट्रॉन निकालना अफोर्ड कर सकता है क्योंकि ये स्टेबल पे बन जाएगा, ये स्टेबिलिटी अचीव कर देगा। लेकिन ये कॉपर प्लस पहले ही स्टेबल है, स्टेबिलिटी खराब करने की कोशिश करोगे तो कितनी एनर्जी इसके लिए लगानी पड़ेगी, सोच के ही चक्कर आ जाएगी। इसलिए IE2 ऑफ कॉपर इज मोर देन जिंक। IE1 तो नॉर्मल ऑर्डर से जो सर ने ऑर्डर दिया है उससे क्लियर हो जाएगा। लिख लो सेकंड पॉइंट भी लिख लो, साइड में हट जाता हूं। ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं, सेकंड स्टार कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज मोर देन जिंक। क्यों सर? पहला तो ऑर्डर से क्लियर है, अगर मैंने कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है, दैट इज द 3d10 फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास 4s1 बच रहा है। तो इसके पास 4s1 है, जिंक के पास 4s1 है, मेरे पास, मैं छोड़ूंगा 4s1 और स्टेबल बैठ जाऊंगा, इसलिए मुझे कम एनर्जी लगेगी। कॉपर बेचारा, कॉपर प्लस 1 पहले ही स्टेबल है, उसमें सोच कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए सोच कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट इज द रीजन फॉर मोर IE2 ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू जिंक। ठीक है, दूसरा स्टार तरीका भी खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, और एक थर्ड स्टार बोथ
IE1 and IE2 for iron is more than manganese, but IE3 for manganese is more than iron. थर्ड स्टार कॉन्सेप्ट लिख दिया है। फिर से पढ़ने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर, डब्बा बना दे। बोथ IE1 and IE2 for iron is लिखा है ना, सिर्फ is more होना चाहिए यहाँ पे, is more than manganese, but IE3 of manganese is more than iron. आयरन यहाँ पे लिख ले, मैंगनीज यहाँ पे लिख ले। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख 3d6 4s2 एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं, IE1 इसकी मिल जाएगी 3d6 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन इसकी निकाल देते हैं, IE2 मिल जाएगी अपने को, यहाँ पे Fe प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3d6 4s0 मिल जाएगी, Fe2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d5 स्टेबल पे ये पहुंच रहा है Fe3 प्लस के स्टेट में, IE3 ये हो जाएगी। यहाँ पे लिख लिया। मैंगनीज की तरफ आ, 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, IE1 इसकी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे, 3d5 4s1 3d5 4s1 Mn प्लस के स्टेट में आ गया। अभी IE2 यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d5 4s0 में ये आ जाएगा, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई है Mn2 प्लस के स्टेट में। तो अभी सोच मुझे कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी IE3 कि मैं इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दूं और Mn को 3 प्लस में पहुंचा दूं, Mn को 3 प्लस में पहुंचा दूं, ऐसे टेबल के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देख यहाँ पे Fe और मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिए। एक इलेक्ट्रॉन भगाया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। दो इलेक्ट्रॉन भगाए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आ गई और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आ गई। माने ये पहले दो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी छोड़ेगा क्योंकि इसको 3d5 में बैठना है, 3d5 में इसको बैठना है। सोच, Mn पहले दो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा Mn 3d5 में बैठने के लिए, लेकिन इधर से इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोच कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। वेयरएज Fe उल्टा काम करेगा, Fe 3d6 में बैठा हुआ है Fe2 प्लस के स्टेट में, तो ये बोलेगा थर्ड मेरा लेके जाओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो क्योंकि मुझे यहाँ पे 3d5 स्टेबल मिल रहा है इन Fe3 प्लस। दैट इज वाई IE1 तो नॉर्मल ऑर्डर से चलेगी, IE2 भी नॉर्मल ऑर्डर से चलेगी, लेकिन IE3 में गोलमाल हो जाएगा, IE3 में गोलमाल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, लिख ले, फिर एक और बार समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सिमेट्रिकल ही लिखा है मैंने, सारे कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करके लिख लिया। पॉइंट पढ़ पहले। बोथ IE1 and IE2 for Fe is more than manganese, but IE3 for manganese is more than Fe। पहले दो शानदार चले। पहले Mn के बारे में सोच, सपोज तू Mn है, Mn पहले बोलेगा दो इलेक्ट्रॉन मेरे ले जाए, एकदम आसानी से मैं दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा ताकि मुझे 3d5 में बैठना है।
3d5 में बैठ के मुझे स्टेबल रहना है, उससे बोला और एक इलेक्ट्रॉन छोड़, मारपीट करेगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, सोच कितनी एनर्जी तुझे लगानी पड़ेगी। वेयर एज Fe बोला पहला 2 तुमने निकाल लिया, ठीक है मान लिया तुमने पहले 2 निकाल लिए हैं, पहले 2 तुमने निकाल लिए, तीसरा निकाले क्या भाई, वो बोलेगा तीसरा भी निकाल जाओ, अच्छी बात है मेरे लिए 3d5 में मैं बैठ जाऊंगा, अच्छी बात है मैं 3d5 में बैठ रहा हूँ, मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दूंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दूंगा, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन मेरे से मत मांगना, चौथा इलेक्ट्रॉन मेरे से मत मांगना, लेकिन अपन चौथे की कंपेयर नहीं करते हैं, तीसरे तक कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है सर। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इज डन। रब कर दूं, अभी एक मुझे और एक कॉन्सेप्ट याद आया है जिससे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, 11th का ही है लेकिन बता देता हूं यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा बोनस स्टार कॉन्सेप्ट, बोनस कॉन्सेप्ट 3 है, यहां पे देख ले, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, IE1 is less than IE2 is less than IE3, ये एक बहुत तगड़ा बोनस कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए IE1 हमेशा IE2 से कम होगी, IE2 हमेशा IE3 से कम होगा, माने एग्जाम में ऑर्डर देख कैसे ऑर्डर लिख रहा हूं, सिंपल है, Mn प्लस लिख दिया मैंने, Mn2 प्लस लिख दिया, Mn3 प्लस लिख दिया, तो ये ऑलवेज ऐसा आएगा, ऑलवेज ऐसा आएगा, लेकिन ये 2 एलिमेंट्स के बीच में नहीं चलेगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर पर्टिकुलर माने दैट एलिमेंट ओनली, जो एलिमेंट लिया है उसके साथ ही, दैट एलिमेंट ओनली, ये बोनस कॉन्सेप्ट को भी एक जगह पे नोट कर लेना, बोनस कॉन्सेप्ट दिया है मैंने यहाँ पे, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट IE1 हमेशा IE2 से कम होगा, IE2 विल बी हमेशा लेस देन IE3, ये ऑर्डर दिमाग में छपवा लो, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली ये सही है। एग्जाम्पल ये दे दिया है, एग्जाम्पल से रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है सर, डन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इतना ही मिलेगा अपने को, आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना ही मिलेगा। चलते हैं अभी अपने फोर्थ एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट पे, फोर्थ एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अपन लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी चालू करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे वो पिघलेगा वो देखते हैं अपन, ये किस पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और ये पैकिंग इन क्रिस्टल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, पैकिंग इन क्रिस्टल पे डिपेंड करता है, ये कुछ चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसी उसकी पैकिंग है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है सर, ठीक है सर। मेल्टिंग पॉइंट अपने को ग्रुप वाइज याद करना है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12 का कैसा ऑर्डर है, इन दोनों का ऑर्डर देखो, स्कैंडियम
more than yttrium, yttrium more than lanthanum. ये इनका ऑर्डर है. ग्रुप 12 का भी सेम है. जिंक मोर देन कैडमियम, कैडमियम मोर देन मर्क्यूरी. ये ग्रुप 12 का ऑर्डर है. ये ग्रुप 12 का ऑर्डर है. ग्रुप 11 का थोड़ा अलग ऑर्डर है. ग्रुप 11 का थोड़ा अलग ऑर्डर है. यहाँ पे क्या है, कॉपर ज्यादा, फिर गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर. ये ऑर्डर्स याद रखने इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्डर्स थोड़े एक्सेप्शनल ऑर्डर्स है. ये एक्सेप्शनल ऑर्डर्स है. ग्रुप 3 के लिए ऐसा ऑर्डर होता है 3D, 4D एंड 5D. ऐसा ऑर्डर इनके लिए होता है. ग्रुप 3 और 12 के लिए ऐसा ऑर्डर होता है. यहाँ पे चेंज है. ये एक्सेप्शनल ऑर्डर देखने को मिलता है. ये एक्सेप्शनल ऑर्डर देखने को मिलता है. ठीक है सर. यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेना, फॉर रेस्ट ग्रुप. फॉर रेस्ट ऑफ द ग्रुप क्या होता है, 3D लेस देन 4D, 4D लेस देन, ऐसे कर ले आप, 4D लेस देन 5D. ये बाकी रेस्ट वालों के लिए ऑर्डर होता है. देख कंफ्यूज मत हो. ग्रुप 3 के लिए, हाँ ग्रुप 3 के लिए वो ऑर्डर है, ग्रुप 12 के लिए वो ऑर्डर है, ग्रुप 11 के लिए वो ऑर्डर है, और बीच में जो लिखा है वो रेस्ट ग्रुप के लिए ऑर्डर है. रेस्ट ग्रुप के लिए ऑर्डर है. इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीचे जाते वक्त Z इफेक्टिव बढ़ता है. नीचे जाते वक्त Z इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं. इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे जाते वक्त बढ़ेगा. मेल्टिंग पॉइंट भी इनका नीचे जाते वक्त बढ़ेगा. इनका देख, इनका क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है. ये ज्यादा पैक्ड है, ज्यादा पैक्ड है, तो ये इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस इनमें बढ़ जाएंगे. मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग ये शो करेंगे. दैट्स वाई ये ज्यादा टाइटली बंधे होंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे. जिसके ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा. लेकिन यहाँ पे अनॉमलस बिहेवियर है MnNTC का. MnNTC का यहाँ पे अनॉमलस बिहेवियर है ड्यू टू लूज पैकिंग. इनके पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं है. एक डिप दिखाई देता है ड्यू टू इज लूज पैक, ड्यू टू इज लूज पैक्ड नेचर. ड्यू टू इज लूज पैक्ड नेचर मैंगनीज और टीसी में एक अनॉमलस डिप दिखाई देता है ड्यू टू इज लूजली पैक्ड नेचर. मतलब यहाँ पे क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आता है. इस पेज को रिवाइज करके थोड़े और चीजें एक्सप्लेन करूंगा. मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 3, ग्रुप 12 और ग्रुप 11 का पहले मैंने ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर याद करना. फॉर रेस्ट ग्रुप के लिए अगर एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं. ऐसा है 3D कम, फिर 4D, 4D कम, फिर 5D सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे जाते वक्त Z इफेक्टिव बढ़ेगा, जुड़ा हुआ है. इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस बढ़ेंगे. हाँ सर, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये ज्यादा अच्छे से पैक हो जाएगा. ये लिख दे. Mn और Tc में पूछा डिप क्यों आता है, Mn और Tc में डिप क्यों आता है, ड्यू टू इज लूज पैक, ड्यू टू इज लूज पैक इन द क्रिस्टल की वजह से यहाँ पे डिप देखने को मिलता है. ठीक है सर, ठीक है सर.
तो फिर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किनका होगा सर? ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किनका होगा? आ गई अपनी करोड़ों वाली फैमिली, इनका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, करोड़ करोड़ मोल वाला सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लेके बैठा है। ऑर्डर ये ऐसा ऑर्डर है, करोड़ मोल वाला। क्रोमियम का सबसे ज्यादा इन 3D, मॉलिबेडनम का सबसे ज्यादा इन 4D एंड टंगस्टन का सबसे ज्यादा इन 5D। सबसे ज्यादा इन द होल पीरियोडिक टेबल किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाईएस्ट in whole D block, that is टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इन द होल डी ब्लॉक। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इन द होल डी ब्लॉक। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या नहीं? ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई है, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं मैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे, भागेंगे नहीं। एनर्जी ऑफ, सवाल बाद में करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट के सिमिलर कहा ना कहा चलता है, ग्राफिकली भी सिमिलर होता है और एटोमाइजेशन का मेल्टिंग पॉइंट से नाता भी है। ये क्या है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेम पॉइंट दोहराएंगे, बट डिप इन Mn एंड Tc। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि बॉन्ड बनाने की ताकत, वैसे समझिए बॉन्ड बनाने की ताकत को एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। बट डिप इन Mn एंड Tc, आंसर बताना चाहते हो, सेम है, ड्यू टू लूजली पैक्ड इन क्रिस्टल, ड्यू टू लूजली पैक्ड इन क्रिस्टल, ड्यू टू लूजली पैक्ड इन क्रिस्टल। ठीक है, यहां पे कैसे है? बॉन्ड्स बना लेते हैं, बॉन्ड्स बना देते हैं। ये क्रिस्टल है, एक्सप्लेनेशन बताता हूं। ये एक क्रिस्टल है सर। इसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग करेगा। if unpaired electrons more frequent metal bonding and more strong interatomic interaction. If unpaired electrons मोर होंगे, मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग होगी और मोर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस होगा, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। इसलिए इनका एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा।
इसलिए इनका एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाएगा। ये रिवाइज करवा देता हूं, फिर अगले लेक्चर में चाहिए तो इधर से ही चालू करूंगा और क्वेश्चंस भी करूंगा, ठीक है सर। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है, कितना फ्रीक्वेंट ये बॉन्ड बना रहे हैं, कितना अच्छे से ये बॉन्ड बना रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगेन Mn और Tc में एक डिप दिखाई देता है ड्यू टू लूजली पैक्ड इन क्रिस्टल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा है, ये ऐसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बढ़ेंगे फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग कर पाएगा और स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन से ये अच्छे से बॉन्ड्स बना पाएगा, इसलिए इनका एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। तो आज के लेक्चर में भाइयों अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, गोल से याद है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, विथ वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। ये आज के लेक्चर में पढ़ा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।